दोस्तों, जब हमने एक भी आंसर नहीं लिखा होता है तो पेन चला के 2 लाइन लिखने में भी हमें पसीना छूट जाता है। 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इनिशियल लेवल पे। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा जब आप एब्सोल्यूट बिगनर स्टेज पे हो, कोई भी मंथ चल रहा हो, जनवरी फरवरी मार्च से लेके दिसंबर तक, कोई भी मंथ हो, जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो, तो आप एक्सट्रीम प्रो लेवल कैसे अचीव कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि बिगनर लेवल से। स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम टोटल 7 पॉइंट्स में बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेंट फ्रॉम एग्जाम्पल्स। इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर। ठीक है, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें भक्ति लिटरेचर के ना एग्जाम्पल्स आते हैं, ना उसके जो उनके लिखने वाले हैं उनके नाम आते हैं। हमारे लिए ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल हो गया। आप इस साल के रैंकर से बात करो जिनकी 30s में भी रैंक है, वो भी आपको यही बताएंगे कि एक तो हमने इसमें भक्ति मूवमेंट के ऊपर लिख लिया। प्रॉब्लम यही है, आपके माइंड में भी यही आएगा, भक्ति मूवमेंट के ऊपर लिख दो। दूसरा, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एक बाउंसर क्वेश्चन है। सिमिलरली जैसे 2016 का क्वेश्चन कृष्णदेव राय द किंग ऑफ विजयनगर, ये सिर्फ एक स्कॉलर बहुत बढ़िया नहीं थे लेकिन एक पैटर्न ऑफ लर्निंग लिटरेचर भी थे। आप कहोगे ना तो मुझे स्कॉलर उन्होंने क्या लिखा उसके एग्जाम्पल आते हैं, ना ही ये पता कि उन्होंने लर्निंग लिटरेचर में क्या किया। या फिर 2018 का जो क्वेश्चन है कि ट्रैवलर्स का जो इम्पोर्टेंस है, यार एग्जाम्पल नहीं आते तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए या इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस करोगे एसए में। जब एसए में आप सोचते हो, एग्जाम्पल से सोचना शुरू करते हो। मेरा आपको सजेशन ये है, आप किसी भी लेवल पे हो, नॉट इवन बिगनर, आपने कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ली हो, स्टार्टिंग में कम से कम 100 क्वेश्चन लिखो जहाँ पे आप 0 एग्जाम्पल्स लिखो। उससे क्या होगा, मान लो यही क्वेश्चन है मेरे पास, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, मुझे भक्ति लिटरेचर का नेचर बताना है। पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ना लर्न करूँगा कि क्वेश्चन है क्या, पूछ क्या रहा है। तो मेरे माइंड में ये आएगा, भक्ति मूवमेंट पे लिख देता हूँ। इमीडिएटली आप जब क्वेश्चन 4-5 बार पढ़ोगे आपको समझ में आएगा भक्ति मूवमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, भक्ति लिटरेचर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब आपको नहीं आता, ज़ीरो, लिटरली आपको इस टॉपिक पे या ऐसे टॉपिक पे हमेशा ऑलमोस्ट ज़ीरो नॉलेज होगी, या फिर जो नॉलेज बेस होगा उसका आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम में। मैं आपको अगर ओपन बुक एग्जाम भी दे दूँ ना तो भी इस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर सकते। अगर आप स्मार्टली लिखते हो तो कर लोगे। मान लो इसी क्वेश्चन को हम ब्रेक करते हैं, नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर नहीं पता, मैं आपसे पूछूं लिटरेचर का नेचर क्या होता है, या फिर मैं और सिंप्लीफाई करके अगर आपको पूछूं कि लक्ष्मीकांत ने पॉलिटी की बुक लिखी, उसका नेचर क्या है, आप कहोगे क्या नेचर है, ये बुक किस बारे में है, अबाउट, बुक किस बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या ये नेचर है उसका, डेफिनेटली है। ये बुक की लैंग्वेज क्या, ईज है, ईजी है पढ़ने में या डिफिकल्ट है, मैं कहूँगा ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तभी इसने डीडी बसो या बाकी बुक्स को रिप्लेस कर दिया। फिर मीडियम क्या है, किस लैंग्वेज में लिखी, भाषा में क्या लिखी गई है, आप कहोगे इंग्लिश में लिखी है या फिर कोई और रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में लिखी है, राइट। फिर इसके अलावा प्रोज है, पोट्री है, पैराग्राफ है, कैसे लिखे गए हैं, बुक थिक है, थिन है, इस तरह से आप 7-8 पॉइंट सोच सकते हो। अब मैं कहूँ सिमिलर वे में, मैं कहूँ भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या है। इस एक बुक से प्रीलिम्स कवर हो जाता है, मेंस कवर नहीं होता है, ये इस बुक का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली। अब मैं कहूँ भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या है, यही सिमिलर पॉइंट्स अगर मैं ले जाऊँ तो अबाउट किस बारे में है, भक्ति लिटरेचर बेसिकली डिवोशन, भक्ति के बारे में है, भगवान से आपको मिलाने के बारे में है। अब आपको एग्जाम्पल भी याद आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कबीर का लिटरेचर, जितने भी आपको नाम याद हैं, ज़रूरी है कि कबीर ने जो लिखा किस बुक में वो याद होना चाहिए, राइट। दूसरा, आप कहो भक्ति लिटरेचर क्या इजी है, यस इट इज़ इजी, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया, इस वजह से इसकी मासेस तक पहुंच ज़्यादा है। अब आपको प्रीलिम्स की नॉलेज से अगर अलवार नैनार आते हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स के बिना सोचना है आपको, कंटेंट एग्जाम्पल से कंटेंट नहीं लाना है, कंटेंट से एग्जाम्पल लाना है। अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है देन राइट ओनली कंटेंट। किस मीडियम में लिखा गया है वो हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग मीडियम जो भी लैंग्वेजेस उसमें लिखा गया है। बुक कैसी है, प्रोज में भी लिखी, भक्ति लिटरेचर है, प्रोज में भी लिखा गया, पोएट्री में भी लिखा गया है, राइट। आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पे बात कर सकते हो जब आप कंटेंट के थ्रू सोचना शुरू करते हो। और जब आपको एग्जाम्पल चाहिए तो प्रीलिम्स की नॉलेज से उतने एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, राइट। ये जो फाइल है PYQ की, आप सिनॉप्सिस के जो फ्री रिसोर्सेज है उसमें या फिर मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्सेज, इस वेबसाइट पे जाके फ्री रिसोर्सेज में GS की 45 ईयर्स की फाइल डाउनलोड कर सकते हो, राइट। होपफुली आपको ये समझ आया हो, नहीं समझ में आया तो यहाँ तक वीडियो एक बार फिर से देख लो।
दूसरा, लर्न आंसर्स फर्स्ट। जब हम बिगनर लेवल पे होते हैं तो फिर ऐसा मत करो कि एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चंस लिखने बैठो, राइट। आप पहले, सपोज आपको टेस्ट सीरीज लिखनी है या PYQ के आंसर लिखने हैं, इन्हीं दो जगह लिखोगे। पहले उसका सॉल्यूशन है ना, मॉडल आंसर, वो पढ़ लो और एक वीक बाद उसको लिखना ट्राई करो। आप वो भी नहीं लिख पाओगे, राइट। उससे क्या होगा, बेसिकली आपको ये समझ में आ जाएगा अगर आपको कंटेंट आता है तो फिर आप उसको आंसर तक पहुंचा पा रहे हो कि नहीं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 80 to 90% सिलेबस आपका वैसे भी कवर हो जाएगा। जो मैंने मेंस आंसर बिल्डिंग में लगातार सालों साल से ये एनालिसिस किए हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस एंथ्रो में है, सोशियो में है, GS 1 2 3 4 देख लो कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है। नॉट ओनली दिस ईयर, पिछले साल देख लो, ये 2024 के क्वेश्चंस हैं, 2023। इस प्लेलिस्ट में जाना मेंस आंसर बिल्डिंग में 2018-19 उस टाइम से पढ़े हुए हैं। हर साल 50-60% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्टली रिपीट होते हैं। और PYQs अगर आप कर गए तो फिर आप 80-90% सिलेबस कवर कर सकते हो, राइट। तो इसलिए मेरा ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, पहले आंसर लर्न कर लो, उसके बाद राइटिंग करो, ट्राई करो, आप उसको आंसर शीट में ले जा पा रहे हो। इससे क्या फ़ायदे होंगे, पहली चीज़ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो PYQ रिपीटेड है, ठीक है। मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाए, पहली चीज़ सिलेबस कंप्लीट होगा। दूसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट तो आएगा। मान लो अभी पूछ रहा है फैक्टर ऑफ लैंडस्लाइड एंड उसके मिटिगेशन करने के तरीके, क्या आप 7 मिनट में या 10 मिनट में लिख सकते हो आंसर? तो आपको लिखना आएगा। जब आपको इससे ज़्यादा नॉलेज क्या होगी कि कोई क्वेश्चन आता है 100%, फिर आप उसको लिखने जा रहे हो। तीसरा, 3 आवर्स बैठने की आदत हो जाएगी। ये लोगों को छठे छठे अटैम्प्ट तक आदत नहीं हो पाती है। ये 3 मेजर फ़ायदे होने वाले हैं अगर आप आंसर राइटिंग करते हो मॉडल आंसर्स पहले लर्न करके। बहुत बेनिफिशियल चीज़ है ये। एक वीडियो में मैंने आपको ये बात की है, कहीं यहीं आपको वीडियो मिल जाएगा, ये वाला स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग, स्कोर 300 320, इनमें आप देखना ऑप्शनल में विदाउट आंसर राइटिंग भी कैसे मार्क्स आ जाते हैं 300 के ऊपर, वो बात की हुई है। मार्कशीट्स भी आपको देखनी है, वहाँ देख लेना मेरी। फिर शॉर्टकट्स पे इनिशियली फोकस नहीं करना है, जिसमें शॉर्टकट्स में मैं क्या मानता हूँ, टेबल, डेटा, फिगर, जो जुगाड़ इमेज, बेसिकली जो हम ऐसे लिख देते हैं ना कि फैक्टर्स हम लिख देंगे, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। यार ये सब तब होता है जब आपको नहीं आता या फिर टाइम नहीं बचा, तब ये सब करना है। स्टार्टिंग में ये सब प्रैक्टिस मत करो। टेम्पलेट्स ऑफ आंसर राइटिंग का चूरन बहुत बेचा जाता है, इससे आप बच लो तो बहुत बढ़िया। ये सब शॉर्टकट्स हैं, आपको अपंग असहाय कंडीशन में ले जाके छोड़ देंगे। इनिशियली आप वो लिखना तो सीखो जो पूछा है, ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। यार 20 टेबल, 20 डेटा, 20 फिगर, मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ जो टेलीग्राम पे मैंने शेयर की थी। मान लो आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, वैल्यू एडेड मटेरियल क्या है, कोटेशन पढ़ लो, कुछ कोटेशन की लिस्ट बना लो, सिलेबस वाइज 4-4 5-5, थिंकर्स पर्सपेक्टिव्स, कुछ थ्योरीज, कुछ कोड जजमेंट। थ्योरीज GS में थोड़ा आप सोच के कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कोटेशन है, सिलेबस के हर टॉपिक पे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोटेशन लिखी है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, डेवलपमेंट इज द बेस्ट एंटीडोट टू एक्सट्रीमिज्म। आप ऐसा मत सोचो कि नरेंद्र मोदी की कोटेशन नहीं लिख सकते या मनमोहन सिंह की कोटेशन नहीं लिख सकते। लिखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अकॉर्डिंग ये ऐसा होता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी की UNGA में स्पीच, वो सिर्फ मोदी की स्पीच नहीं है, वो इंडिया का स्टैंड आपको बता रहे हैं। तो जब भी आपको अगर एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर की बात है, आप ये लिखो, या फिर कॉफ़ी अन्नान की बात लिख दो। NSA किसी पार्टी का नहीं होता है, इनकी बात लिखो। अदरवाइज चैट GPT पे जाओ यार, बोल दो कि सिलेबस का ये टॉपिक है, इस पर मुझे 10 कोटेशन लिख के दे दो विद नेम, आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये वाली कोटेशन देखो, व्हेन आई वॉज हेयर, ठीक है। तो भाभा जी की ये लाइन रट ली थी बिल्कुल, नो पावर इज मोर डेंजरस देन नो पावर। अगर आप में कैपेबिलिटी है इस चीज़ को समझने की, कमेंट सेक्शन में आके एक्सप्लेन करो, आपके होश उड़ जाएंगे अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हो तो, राइट। तो इस तरह से आप कुछ कोटेशंस लिख सकते हो। थिंकर्स पर्सपेक्टिव, GS में मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा विदाउट नेम यूज़ करो, विदाउट इस तरह के कीवर्ड्स, बट ये पॉइंट्स GS के लिए बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। ये नाम चल जाएंगे। कार्ल मार्क्स भी GS में आप बता सकते हो। इस तरह से कुछ थिंकर्स लिख लो, कुछ जियोपॉलिटिकल थ्योरीज। हाँ, GS में आप रियलिज्म मत लिखो, थिंकर का नाम मत लिखो, बट कोर आइडिया वगैरह ये सब दे सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें आपको नहीं आती होंगी। कोड जजमेंट ऐसे रट लो 10-12, ठीक है, हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप शॉर्टकट पे चले जाओगे, आप अपने अटेम्प्ट का सत्यानाश कर रहे हो, दूसरों की जेबें भर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
इनिशियली आपको इंट्रो और कंक्लूजन पे फोकस नहीं करना है, आप सीधे जैसे नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर है या कृष्णदेव राय का जो रोल है, मान लो आपको 2 पेज में आंसर लिखना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इंट्रो, इनफैक्ट ये चीज़ तो आप एग्जाम तक भी कैरी कर सकते हो, क्वेश्चन यहाँ प्रिंट होता है, इसके बाद आप 2 लाइन का स्पेस छोड़ो, हेडिंग डालो नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, पूरा नेचर 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट आते जाएँ, मान लो एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और जो भी आपको बताना है, इसमें दूसरा डायमेंशन जो पूछी थी कंट्रीब्यूशन टू दिस, इसके बाद कंक्लूजन लिखो। एंड में जितना मिनिमम टाइम आप इंट्रो को दोगे उतना बेटर है, क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पे इन्वेस्ट किया होगा जिससे मैक्सिमम मार्क्स मिलने हैं, राइट। इसमें आपका क्या बेनिफिट होगा अगर आप इंट्रो बाद में लिखते हो? एक मेंटल पीस जो होती है ना वो भंग हो जाती है। और इंट्रो क्या है यार, 5 कोर जजमेंट रट लो, पूरे इंटरनल सिक्योरिटी में आपका हो जाएगा, 5 कोटेशन रट लो, 5 डेटा रट लो, 5 डायग्राम रट लो, काम चल जाएगा, ठीक है। 5 मैप रट लो, ऐसी हर सब्जेक्ट के लिए बना लो। मेंस में टोटल मिला के 16 से 17 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। तो ये आप कर सकते हो, बट इनिशियली अगर आप इंट्रो पे चले गए ना यार, एक तो आपके ऊपर ये प्रेशर आएगा मैं कितना बढ़िया से बढ़िया इंट्रो लिख दूं कि बिल्कुल एग्जामिनर लेट जाए, कहे प्रभु कहाँ आ गए, वो नहीं करना है। इंट्रो आप जितना, यार मार्क्स तो यहाँ मिल रहे हैं ना, इंट्रो जितना सिंपल से सिंपल हो पाए लिखो, क्वेश्चन को इलेबोरेट कर दो, डेटा वेटा प्रीलिम्स के नॉलेज से आ जाएगा, क्वेश्चन पे फोकस करो, कंक्लूजन 2 लाइन में लिखो, एंड एंड में टाइम मिले तो इंट्रो लिखो, नहीं मिले तो छोड़ दो, राइट। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। देन एक जो बात मैं हमेशा आपसे करना चाहता हूँ, हमेशा आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस क्या होना चाहिए, आप किसी भी अटेम्प्ट में क्यों ना हो, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस ये होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ लर्न करनी है, राइट। राइट व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा है वही लिखो, नंबर उसी पे मिलेंगे। अगर नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर पूछा है, आपने भक्ति मूवमेंट लिख दिया, मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो आर्किटेक्चर में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लिया रिसेंट, ठीक है। अगर इन्होंने पूछा सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगर आपने नहीं लिखा लायन और बुल के 3 चीज़ों बताना माइथोलॉजी में, आर्ट और आर्किटेक्चर में, 2022 का क्वेश्चन है, 15 नंबर में पूछा है, क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को? या फिर कुछ इस तरह से कि हालांकि ग्रेट चोलास नो मोर, उनका नेम अभी भी ग्रेट प्राइड से है बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्वेश्चन किस बारे में? बेसिकली कंट्रीब्यूशन ही तो पूछ रहा है कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ 2022 में पूछा था, 2024 में वही पूछ लिया, चोला आर्किटेक्चर का मेन फीचर। तो PYQ करने से ये बेनिफिट होता है, बट अगर आप ये लर्न करते हो जो पूछा है वही लिखो, तब आपको समझ में आएगा कि चोला के क्वेश्चन पूछा है, एक आपको आर्ट के बारे में लिखना है, दूसरा आर्किटेक्चर के बारे में लिखना है, राइट। आर्ट एंड कल्चर ये आपका ग्रॉस हेरिटेज एंड कल्चर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, आर्किटेक्चर वाला ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंगल पॉइंट ऑफ फोकस, जो पूछा है वही लिखो। उसका बेस्ट तरीका यही है, जैसे मैंने आपके सामने अनसॉल्व फाइल खोली, इसका प्रिंट आउट लो, अनसॉल्व क्वेश्चंस हर रोज़ आधा घंटा पढ़ने की प्रैक्टिस डालो, प्रीलिम्स के 15-20 दिन या 1 महीना छोड़ के पूरे साल ये काम करो। देन हाउ टू लर्न कीवर्ड्स, कीवर्ड्स लर्न करने के लिए सिलेबस में जाओ, मान लो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस है, वहाँ पे लिखा है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड की मीनिंग याद करो, स्ट्रैटिफिकेशन ये होता है, ठीक है। मान लो वहाँ लिखा है पावर, पावर की मीनिंग ये होती है अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ये सब लिखे, इन टर्म की 1 लाइनर डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। GS में ही कैसे करना है मैं आपको बताया, तो मान लो इंटरनल सिक्योरिटी है, सिलेबस में क्या है, मान लो नक्सलिज्म या LWE। सबसे पहली चीज़ आपको इस टर्म की मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। बाद में आप कुछ अलग बात करोगे, सबसे पहले सिलेबस में जो टर्म्स लिखी हैं आप उनके ही आप जो मीनिंग है वो लर्न करने का ट्राई करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी में क्या डिफरेंस है यार, काला धन उसे आपने लॉन्ड्री में धो दिया, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग वही सफ़ेद हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ कि सिलेबस में एक टर्म लिखी हुई है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, अगर आप इसमें एक ये भी समझ पाओ ना एक लाइन में कि क्या कहना चाहता है, सोशल नेटवर्किंग साइट की डेफिनेशन अगर आप रट लो, यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ऑप्शनल से आप कीवर्ड्स ज़्यादा ला सकते हो। मान लो ज्योग्राफी ऑप्शनल आप सिलेबस में जाते हो, वहाँ पे आप चले जाते हो क्लाइमेटोलॉजी में, वहाँ से आप 20 टर्म लिखी हैं, उठा के लिख लो। मान लो वहाँ से आपको एक टर्म मिलती है अर्बन हीट आइलैंड, लिख लो यार कि ये मीनिंग होती है, एक ये इमेज होती है, हो गया, दैट्स इट,
तो कीवर्ड्स लर्न करने के लिए जो जीएस से मैचिंग ऑप्शनल्स है, जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियोलॉजी, जीएस 2 में पीएस पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर प्लस पबएड, 2 ऑप्शनल है। जीएस 3 में इकोनॉमी नहीं करो यार, जीएस में काफ़ी कीवर्ड मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए आप ज्योग्राफी पे ही जाओगे, ठीक है। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप जीएस पे रिलाई करोगे प्लस पॉलिटिकल साइंस के आईआर पे रिलाई करोगे। इन्वायरमेंट के लिए अगेन ज्योग्राफी पे जाओगे। साइंस टेक के लिए सिलेबस में जो टर्म्स लिखी हैं उनकी वर्ड मीनिंग और प्रीलिम्स में जो टर्म्स हैं उनकी मीनिंग, एनफ कीवर्ड्स हो जाएंगे। जीएस 4 के लिए अगर आपको कीवर्ड्स रटने हैं तो सिलेबस में जो टर्म्स लिखी हैं उन्हीं के कीवर्ड्स आप रट लो, ठीक है। फिलॉसफी ऑप्शनल, एक बार उसके अगर आपको टर्म्स पढ़नी है पढ़ के उनकी 1 लाइनर डेफिनेशन कर लो। इस लेक्चर में जो मैं लास्ट पॉइंट पे फोकस करना चाहूँगा, जब हम आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं बहुत बढ़िया लिखेंगे। मैं आपको यही कहूँगा, स्टार्ट करो असिस्टेड आंसर राइटिंग से, जो हमने यहाँ बात की थी। जब एक बच्चे को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, मान लो ये साइकिल है, आप क्या करते हो, डायरेक्टली गद्दी पे बच्चे को बिठा के हैंडल नहीं पकड़ा देते हो, ऐसा नहीं करते कि चल बैठ चला। आप क्या करते हो, उसे ट्राई साइकिल देते हो, ठीक है। विद टाइम ट्राई साइकिल के ये 2 पहिए हटाए तो फिर आप छोड़ देते हो। तो असिस्टेड प्रिपरेशन में क्या इशू है, पहले आप सिंपल वे में जाओ, जो आता है वो करो, जो कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट, तो कैसे लिखोगे। सबसे पहली चीज़ जो आंसर राइटिंग में आती है वो है डायरेक्टिव वर्ड्स या फिर जो कीवर्ड्स हैं। तो स्टार्ट करते हुए ना बिल्कुल सिंपल टर्म्स जैसे डिफाइन, व्हाट इज़, ये लिखो। इन्यूमरेट या लिस्ट डाउन, जहाँ आपको चीज़ों की लिस्ट बनानी हो। डिफरेंस करना, कैसे आप 2 चीज़ों में डिफरेंस कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, आपको ये समझना पड़ेगा, डिफरेंस में ओनली डिफरेंसेस बताने हैं, कंपेयर करने में आप सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस भी बता सकते हो। इलेबोरेट, कोई चीज़ लिखी है उसे और डिटेल में 10 लाइन में कैसे लिखना है। गिव एन अकाउंट ऑफ और इलेबोरेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, राइट, इन चीज़ों पे बात करो। आपको इनिशियली एसेस, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन इन टर्म्स पे क्यों जाना है। स्टार्ट करो सिंपल क्वेश्चन से, जैसे पूछे राइट शॉर्ट ऑन नोट ऑन भक्ति मूवमेंट, उस पर आप आंसर लिखना चाहो करो, ठीक है। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस थे अप्रोच में, ये लिखना शुरू करो। स्टार्टिंग में ये भी नहीं कर पाओगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इनकी अप्रोच पे आंसर लिखना चाहा, 7 मिनट में आप लिख रहे हो एंड ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके कर रहे हो। कमेंट दैट कि आप 7 मिनट में कर पाए या नहीं कर पाए। फिर 1 महीने बाद सेम इन सब चीज़ों को करने के बाद यही क्वेश्चन फिर लिखना। यू विल कम टू नो कि जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। आपको कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ, कोर्सेज। यूट्यूब पे आपको मेंस आंसर राइटिंग की जो प्लेलिस्ट है, द कोर्स नेम इज़ मेंस आंसर बिल्डिंग। देन फ्री रिसोर्सेज में जाके आप जीएस के पीवाईक्यू और जो भी आपके ऑप्शंस हैं उनके पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ सिलेबस वगैरह और इम्पोर्टेंट जो थीम्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। देन कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हो स्पेशल कोर्स में, द कोर्स नेम इज़ मेंस आंसर बिल्डिंग एंड राइट। होपफुली आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, वेरी हैप्पी दिवाली।